अक्सर ऐसा लगता है ना कि कितना ही पैसा कमा लो कम ही पड़ता है। और इसीलिए तो हर कोई अमीर बनना चाहता है। तो आज की इस ऑडियो बुक समरी में अलग अलग कहानियां हैं जो ये बताती है कि कैसे लोगों ने फाइनेंशियल कामयाबी हासिल की। उन्हें बस रिच डैड की सलाह को मानना था और कई लोग गरीब से अमीर भी बन गए हैं। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। इस ऑडियो बुक समरी को सुनने के लिए हो जाइए तैयार, जिसे बनाया है ग्रेट आइडियाज ग्रेट लाइफ यानी कि गीगल ने, जहां पर आप समरीज को पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं और देख भी सकते हैं। मैं हूं गीगलर रूबी पारिक आपके साथ। तो आइए शुरू करते हैं समरी ऑफ रिच डैड सक्सेस स्टोरीज, रियल लाइफ सक्सेस स्टोरीज फ्रॉम रियल लाइफ पीपल हु फॉलोड द रिच डैड लेसन्स, जिसे लिखा है रॉबर्ट टी कियोसाकी ने। और इस समरी की अगर बात करें तो कोई अगर फाइनेंशियली सिक्योर है यानी आर्थिक रूप से मजबूत है, तो उसके पीछे राज क्या है? क्या ऐसा हो सकता है कि हम पैसे के बारे में हमेशा चिंता ही ना करें? अमीर लोग अमीर कैसे बने रहते हैं? तो फाइनेंशियली मजबूती से टिके रहने का कोई एक फॉर्मूला नहीं है। और यही वो बात है जो रिच डैड पढ़ने वालों ने सीखी है। उन्होंने रिच डैड के बताए रास्ते पर चलना सीखा है और लोगों ने इसको मानकर कई सारे सुधार भी किए हैं। तो आज की इस ऑडियो बुक समरी में आप जानेंगे कि उन्होंने ये सब कैसे किया। आपको पता चल जाएगा कि आप अपने हालात का बेहतरीन फायदा कैसे उठा सकते हैं। तो आइए कामयाबी की कहानी को लिखने के लिए तैयारी करते हैं। और इस जर्नी में सबसे पहले हम समझेंगे पैसों के मामले के बारे में। यानी कि हर कोई फाइनेंशियली मजबूत तो बनना चाहता है। और लाइफ कितनी अच्छी होती है अगर आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम के बारे में सोचना ही नहीं पड़ता। तो रिच डैड यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि ऐसा होना नामुमकिन है। क्योंकि बहुत से लोग ऐसी लाइफ जी रहे हैं जैसी आप अपने लिए जीना चाहते हैं। नहीं, वो फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं थे और ना ही उनके पास वापस बैकअप के लिए बहुत सारा पैसा था। इन लोगों ने भी आप ही की जैसी साधारण शुरुआत की थी। उन्होंने जिससे अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी हासिल की वो है कैश फ्लो। कैश फ्लो रॉबर्ट कियोसाकी का बनाया हुआ एक बोर्ड गेम है। वैसे आपको हंसी आ रही होगी कि ये कितना बेतुका है, लेकिन ये सच है। पैसों के मामलों को समझना कैश फ्लो से आसान होता है। खास तौर पर ये आपको सिखाता है कि आपको एक अमीर आदमी की तरह कैसे सोचना है। कैश फ्लो खेलने वाले कई लोग इसके फायदे से हैरान थे। इसने लोगों को इन्वेस्टमेंट के लिए नई बातें सिखाई और इसने उन्हें पैसों के साथ अपने रिश्ते पर फिर से सोचने पर मजबूर किया। तो आइए शादीशुदा कपल एड और टेरी कॉलमैन की कहानी को हम सुनते हैं। कई लोगों की तरह एड के माँ बाप पैसों के मामले में गैर जिम्मेदार थे। एड के माँ बाप ने सोच समझकर पैसे खर्च करने की जरूरत के बारे में कभी बात नहीं की थी। जैसे ही एड के पास पैसा आता, वो उसे खर्च कर देते। एड ने कॉलेज की पढ़ाई आधे में ही छोड़ दी थी और टेरी ने भी अपनी कॉलेज की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। उस जमाने में पढ़ाई लिखाई को जरूरी नहीं समझा जाता था। 1960 यानी कि 1960 के दशक में हिप्पी बनना बहुत ही कॉमन बात थी। और एक हिप्पी के लिए पैसा एक बेकार की चीज थी। उनके हिसाब से ये पैसा पूंजीवादियों का आम जनता को लालची बनाने का तरीका था। तो एड और टेरी हिप्पी थे और वो सिर्फ प्यार बांटने में विश्वास रखते थे। उन्होंने पैसों की परवाह बिल्कुल नहीं की। ये कपल इसी तरीके से अपनी जिंदगी जीते रहे। उन्होंने सिर्फ इसलिए नौकरी की ताकि उनके पास सिर्फ जिंदा रहने के लायक पैसे हो। ज्यादा कमाई उनके प्लान में सबसे नीचे आता था और वहीं दूसरी ओर पैसा खर्च करना सबसे ऊपर आता था। उनकी ऐसी लापरवाह सोच में तब बदलाव आया जब उनके बेटे जैक का जन्म हुआ। एड और टेरी घबरा गए। उन्होंने सोचा 20 साल बाद उनकी फैमिली का आखिर क्या होगा। अगर उनके पास पैसों की बचत नहीं होगी तो क्या वो जिंदा रह पाएंगे? पहली बार इस कपल ने अपने भविष्य के बारे में गहराई से सोचा। उन्होंने महसूस किया कि उन्हें अब अपनी समझदारी बढ़ाने की जरूरत है। उनके बिजनेस के सफर की शुरुआत खेल के मैदान में एक बच्चे के डैड से बात करने के साथ शुरू हुई। एड अपने बेटे जैक को देख रहे थे जब वो दूसरे बच्चों के साथ खेल रहा था। आखिरकार एड और उस शख्स ने बात करना शुरू किया। दूसरे डैड नेटवर्क मार्केटिंग में काम करते थे, तो इसने एड का ध्यान खींचा। वहां से एड और टेरी ने कई सारे बिजनेस सेमिनार में भाग लेना शुरू कर दिया। उन्होंने सेल्स ट्रेनिंग के लिए भी अपना नाम लिखाया और साथ ही पर्सनैलिटी और सेल्फ डेवलपमेंट की किताबें भी पढ़नी शुरू करी। इस तरीके से ये दोनों फाइनेंशियल जानकार बन गए थे। जानकारी हासिल करके एड और टेरी ने इन्वेस्टमेंट में अपना काम शुरू किया। अपने दादा दादी के गुजर जाने के बाद एड को कुछ $1000 मिले थे। उन्होंने इसका इस्तेमाल कुछ भरोसेमंद कंपनीज के शेयर्स के इन्वेस्टमेंट में किया। 3 सालों में उनका इन्वेस्टमेंट हैरानी से $80,000 हो गया। लेकिन यहाँ पर एड ने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी। उन्होंने शेयर बाजार के उतार चढ़ाव को बारीकी से मॉनिटर नहीं किया था। उन्होंने अपनी मदद के लिए एक एडवाइजर भी नहीं रखा था। जब बाजार गिरा तो उनका पोर्टफोलियो $46,000 तक पहुंच गया। एड और टेरी ने अपने इन्वेस्टमेंट का लगभग 50% खो दिया। वैसे इसमें ऊपर वाले का कोई हाथ रहा होगा, क्योंकि अगले दिन इस कपल ने रिच डैड पुअर डैड बुक को देखा। उन्होंने इसमें लिखी सारी एडवाइजेस यानी कि सारी सलाह को मानना शुरू किया। उन्होंने कैश फ्लो भी खेलना शुरू कर दिया और फाइनेंशियल जानकारी ने उन्हें और भी ज्यादा कॉन्फिडेंट बना दिया था। एक दिन एड और टेरी ने हाउसिंग डील्स के बारे में सुना और ये कैश फ्लो से मिलती जुलती थी, इसलिए उन्होंने हाउसिंग डील्स लेने का फैसला किया। उनकी ज्यादा जानने की इच्छा से एड और टेरी का रियल एस्टेट बिजनेस अच्छा चल पड़ा था। उनके पास जितनी भी जानकारी थी, हुनर था, कैश फ्लो ने उसे और भी ज्यादा निखार दिया था। उन्होंने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी लगातार सलाह ली और उनकी प्रॉपर्टीज उनके लिए इनकम का रास्ता बन गए थे। तो इस तरीके से एड और टेरी कामयाब हो गए थे। ये फाइनेंशियल दुनिया कैसे काम करती है ये जानने में उन्हें वक्त लगा।
लेकिन वो इसके लिए डटे रहे और उन्हें इसका बड़ा इनाम भी मिला। अब वे चिंता किए बिना फ्यूचर के बारे में सोच सकते थे। फाइनेंशियल सिक्योरिटी के कारण उनकी लाइफ बदल गई थी। और इसी के साथ अब अगले चैप्टर की बात करते हैं, जो है एक अलग तरह की एजुकेशन, यानी कि एक अलग तरह की शिक्षा। मतलब ये कि पैसा लोगों की भावनाओं से जुड़ा होता है। इसके मामले में कुछ लोग जोश में आ जाते हैं, कुछ घबरा जाते हैं और कुछ परेशान होते हैं। तो रिच डैड पुअर डैड की वजह से इसको पढ़ने वाले कई लोगों में बदलाव आया है, चेंजेस आए हैं। वे अब पैसों के बारे में बात करने से नहीं डरते थे। अब उन्हें पैसा नहीं बल्कि वो पैसों को चलाते थे। जैसे कि ये कहानी, वेलेरी कोलीमोर बहुत ही इंटेलिजेंट थी। उनका डॉक्टरी का करियर अच्छा खासा चलता था। लेकिन जब पैसे की बात आती थी तो वो खुद को नाकाम महसूस करती थी। वो फाइनेंशियल रिस्क लेकर पैसे बनाना चाहती थी, लेकिन नाकाम होने का डर हमेशा उनका पीछा करता था। इसलिए वेलेरी ने अपने लिए एक सुरक्षित जिंदगी को चुना था। उनके करियर ने उन्हें धीमा लेकिन सुरक्षित फाइनेंशियल फ्यूचर दिया था। एक दिन वैलेरी कुछ लोगों से मिली जिन्होंने पैसे के बारे में उनका नजरिया ही बदल दिया। ये लोग बहुत ही साधारण बैकग्राउंड के थे, लेकिन वे बेहद अमीर थे। उस दिन वैलेरी ने एक नई सोच अपनाई कि कोई भी डिग्री और डिप्लोमा आपको पैसों के मामले में स्मार्ट बनने में हेल्प नहीं कर सकता। अगर आप कुछ रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो आप एक नौकरी कर सकते हैं जो आपकी डिग्री से मिल सकता है। लेकिन वैलेरी ने आगे बढ़ने का फैसला किया। वो एक अच्छा फाइनेंशियल फ्यूचर चाहती थी। वैलेरी ने पैसे के बारे में अपनी नॉलेज को बढ़ाने का फैसला किया। उन्होंने रिच डैड पुअर डैड को पढ़ा और इसने उन्हें एहसास दिलाया कि वो कितना कुछ नहीं जानती थी। वेलेरी और उनकी फैमिली अपने लिए अच्छा कर रहे थे और उनके पास काफी पैसा भी था, जिससे वे सब अच्छी जिंदगी जी सकते थे। लेकिन वेलेरी ने माना कि उनकी लाइफस्टाइल सही नहीं थी। उन्होंने बहुत सारा पैसा सिर्फ इसलिए बर्बाद किया था क्योंकि उन्हें पता था कि उनके पास पैसे हैं। उनकी फैमिली का फ्यूचर पक्का या सिक्योर्ड नहीं था। वेलेरी ने अपनी बेटियों पर ध्यान देने के लिए एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट की नौकरी छोड़ दी थी। क्या होगा अगर उनके पति ने भी नौकरी छोड़ दी, जो भी खुद एक डॉक्टर है? तो पैसों के मामले में वैलेरी बहुत ही बुरी थी। मेडिकल फील्ड के बारे में उनकी नॉलेज भी उनके खर्च और इनकम को बैलेंस करने में उनकी हेल्प नहीं कर सका। लेकिन रिच डैड पुअर डैड ने वैलेरी को वो फाइनेंशियल नॉलेज दी जिनकी उन्हें जरूरत थी। वो फाइनेंशियल सिक्योरिटी के बारे में बात करने से नहीं डरती थी। जब फाइनेंशियल प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा तो वैलेरी तैयार थी। उनके मन में जो भी सवाल थे वो पूछे और इसके बारे में पढ़ा। पहले वैलेरी इन बातों से डरती थी, लेकिन रिच डैड पुअर डैड ने उन्हें पढ़ना सिखाया। अगर वो किसी चीज के बारे में नहीं जानती तो वैलेरी इसे ऑनलाइन देख लेती। अक्सर वो किसी भरोसेमंद दोस्त की सलाह भी लेती थी जो फाइनेंशियल मामलों के बारे में जानकारी रखते थे। वैलेरी ने आखिरकार महसूस किया कि उसके पैसे के डर का सॉल्यूशन निकल सकता था। उन्हें बस इसकी जानकारी रखनी चाहिए। इसी के साथ अब बात करते हैं अगले चैप्टर की, जो है लॉटरी जीतने से बेहतर। मतलब ये कि नॉलेज से आपको वो बनने में हेल्प मिलती है जो आप बनना चाहते हैं। अगर आप कानून की पढ़ाई करते हैं तो आप वकील बन सकते हैं। अगर आप मेडिकल की पढ़ाई करते हैं तो आप डॉक्टर बन सकते हैं। फाइनेंशियल आजादी मिलना एक अच्छा एहसास है। ये आपको अपनी डिग्री से अलग दूसरे ऑप्शन का रास्ता देती है। आपको अपने फील्ड को छोड़ने में डर लग सकता है, क्यों बसे बसाए काम को छोड़ दे, है ना? लेकिन ये जान लीजिए कि आपके लिए और भी बहुत कुछ है। आपको जितना लगता है कि आप फाइनेंशियल सिक्योरिटी के करीब है, क्या पता आप उससे भी ज्यादा करीब हो। रिस्क उठाने की हिम्मत कीजिए। जैसे थॉमस कोटुला में आप खुद को देख सकते हैं। थॉमस अलग अलग तरह की नौकरियां करते थे ताकि वो अपनी जिंदगी चला सके। वो अपने काम से खुश नहीं थे, लेकिन उन्हें जिंदा रहने के लिए ऐसा करना पड़ा था। थॉमस जानते थे कि उनके लिए कुछ बेहतर लिखा था, लेकिन उनमें उस बेहतर को तलाशने की हिम्मत बिल्कुल नहीं थी। थॉमस का बैंक अकाउंट खाली था और उनके रिटायरमेंट खाते में कुछ भी नहीं बचा था। लेकिन रिच डैड को पढ़ने के बाद थॉमस ने इसे उलट दिया। उनके बैंक खाते में $90,000 हो गए थे। उनके पास अब इतने सारे पैसे हो गए थे कि उन्हें भरोसा हो गया था कि वो 40 की उम्र में रिटायर हो सकते हैं। अब ऐसा क्या हुआ था कि इतना ज्यादा फर्क आ गया? तो थॉमस भी यहाँ पर रियल एस्टेट में शामिल हो गए थे, एड और टेरी की तरह। उन्होंने इसके बारे में पढ़ा था और उन्होंने भी कैश फ्लो खेला था। रियल एस्टेट थॉमस के लिए ज्यादा नया नहीं था और आखिरकार उन्होंने कैश फ्लो काफी बार खेला था। तो आखिर में थॉमस के पास 5 घर हो गए थे। उनके पास इनकम आती रही क्योंकि उनके पास लगातार किराएदार आते रहे। हर घर से उन्हें $600 हर महीने मिलते थे, जो हर 3 साल में बढ़ेगा। तो इस तरीके से बेशक चीजें पहले इतनी आसान नहीं थी। थॉमस को चुनना पड़ता था कि कौन सी प्रॉपर्टीज खरीदनी है। कभी कभी वो खर्चे भी सामने आ जाते थे जिनके बारे में उनको अंदाजा भी नहीं होता था। लेकिन थॉमस कामयाब रहे। वे रिच डैड पुअर डैड पढ़ते रहे और वो अपनी फैमिली के साथ कैश फ्लो गेम खेलते रहे। जब वो एक प्रॉब्लम में फंस गए थे तो उन्होंने मदद मांगी और थॉमस को एहसास हुआ कि फाइनेंशियल नॉलेज होना कितना ज्यादा जरूरी था। हेल्प मांगने में शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए। अगर आपके पास हर चीज का जवाब नहीं है तो भी कोई बात नहीं। अब थॉमस इस बात को मानकर अपनी जिंदगी जीते हैं कि अगर आप खुद को अमीर बनते नहीं देखते हैं तो आप कभी भी एक अमीर आदमी नहीं बनेंगे। लोग हमेशा बहुत सारे पैसे रखने के आसान तरीकों पर भरोसा करते हैं, जैसे कि लॉटरी। लेकिन लक के भरोसे आप कहीं भी नहीं पहुंच पाएंगे। आपके पास हजारों मौके हैं, आपको बस इनका फायदा उठाना है। इसी के साथ अब अगले चैप्टर की ओर बढ़ते हैं, जो है कि जितनी जल्दी उतना अच्छा। कहने का मतलब ये है कि अभी उम्र नहीं है, ऐसी सोच से आपको अपनी फाइनेंशियल आजादी रोकनी नहीं चाहिए।
आपको पैसों के बारे में सोचना शुरू करने के लिए कमाई करने की जरूरत नहीं है। जितना जल्दी हो सके आप अपने फाइनेंशियल गोल को तय कर सकते हैं। हाँ, अगर आप अभी स्टूडेंट भी है तब भी। रिच डैड को पढ़ने के बाद ऐसा ही कई यंग लोगों ने किया है। वे इनडायरेक्ट इनकम कमाने में कामयाब हुए थे जब उन्होंने कैश फ्लो खेला। उनकी नॉलेज पहले से भी ज्यादा बढ़ गई। और इन यंग लोगों में काफी हिम्मत होती है और वे नाकाम होने से नहीं डरते। वे जानते हैं कि उनकी नाकामी उनकी कामयाबी का कारण बन सकती है। और वैसे भी आपके हर रुपए में एक मौका छुपा होता है। आपकी पॉकेट मनी आपके लिए संपत्ति बना सकती है। इन्वेस्टमेंट करना फायदा देती है। आपको नए और अनजान शब्दों जैसे फाइनेंस और लाइबिलिटीज को सीखना होगा। अपनी जवानी में ही आप अपना फाइनेंस सिक्योर करना शुरू कर सकते हैं। जैसे कि एलिसन कुवाला ने रिच डैड पुअर डैड तब सुना था जब वो लगभग 9 साल की थी। स्कूल के रास्ते में एलिसन की माँ इस बुक के ऑडियो टेप को चलाती थी। इसी ने पैसे के लिए एलिसन की सोच बनाई थी। यंग होने का मतलब ये नहीं था कि उनकी इनकम का जरिया सिर्फ उनका अलाउंस था। उस बुक से उन्होंने महसूस किया कि वो एक बिजनेस शुरू कर सकती है। जब उसकी क्लास नहीं होती थी तो एलिसन अपने पड़ोस में घुसकर सजे हुए पत्थर और मोमबत्तियां बेचती थी। वो कितनी भी छोटी क्यों ना रही हो, एलिसन तब भी पैसा बनाने में कामयाब रही थी। वो अपने खर्चे और कमाई का लेखा जोखा भी रखती थी। बाद में एलिसन ने घर घर जाना बंद कर दिया। उसने इंटरनेट के जादू को जान लिया था और उसकी माँ ने उसके लिए एक वेबसाइट बनाने में उसकी हेल्प करी। तो वहां से एलिसन ने अपने हाथों से बनी सजावट की चीजें बेचनी शुरू कर दी। अपनी कमाई से एलिसन ने बिजनेस कार्ड बनवाए और उसने इस कार्ड को स्कूल और चर्च में सभी को दिया। एलिसन का बिजनेस अच्छा चल रहा है। उसका खर्च आमतौर पर 20 और 30 डॉलर के बीच होता है और अब तक वो लगभग 60 डॉलर कमा चुकी है। किसी के नए बिजनेस के लिए ये बुरी शुरुआत नहीं है, खासकर इतनी यंग इंसान के लिए। तो इस कहानी को जानने के बाद अब बात करते हैं अगले चैप्टर की, एक नई स्ट्रेटेजी। यानी कि नजरिया ही सब कुछ होता है। मान लीजिए कि आप हर पैसे के मामले में कूदने से डरते हैं, लेकिन आखिर इस डर के साथ आप फाइनेंशियली सिक्योर हो कैसे सकते हैं? आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये एक कॉमन प्रॉब्लम है, यहाँ तक कि उन लोगों का भी जो पर्सनल फाइनेंस देखते हैं। हाँ, जब क्लाइंट के पैसों को संभालने की बात आती है तो वे अच्छे हो सकते हैं, लेकिन ऐसे लोग भी अपने पर्सनल फाइनेंस के मामलों में जूझते हैं। जैसे ब्रायन ईगल हार्ट कर्ज में डूब रहा था। उसका स्टूडेंट लोन और कार लोन चल रहा था। उसके ऊपर वो कर्ज में पैसा खर्च कर रहा था। और फिर भी ब्रायन फाइनेंशियल कंसल्टेंट बनकर अपनी जिंदगी जी रहा था। उसके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में इतना फर्क कैसे हो सकता था? फिर ब्रायन के सामने भी रिच डैड पुअर डैड किताब आई। उसने कैश फ्लो भी खरीदा और रिच डैड ने सिंपल लेकिन असरदार पैसे बनाने के तरीके बताए। इसके बाद ब्रायन ने रिच डैड के रिटायर यंग रिटायर रिच को खरीदा और पढ़ा। इसने उसे एहसास दिलाया कि पैसे के मामले में उसकी क्या कमजोरी थी। उसने पैसों का कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया और अपने हालात बदल लिए। अब वो हर महीने लगभग $400 बनाने में कामयाब हुआ था। यहाँ तक कि उसके पास चैरिटी को देने के लिए भी अलग से पैसे थे। तो ब्रायन को एहसास हुआ कि उसे एक्शन लेना ही होगा। अमीर होने के कई मौके थे, इसलिए उसने पोर्टलैंड में रियल एस्टेट की प्रॉपर्टी देखी और ब्रायन ने अपनी पसंद की प्रॉपर्टीज की लिस्ट बनाई। 75 से उसने सिर्फ एक सिंगल फैमिली घर को चुना। उसने इसे 2002 में खरीदा था। बेशक उसने ये सब अकेले नहीं किया। ब्रायन ने भरोसेमंद लोगों से लगातार सलाह मांगी। उसके पास एक टैक्स कंसल्टेंट, एक वकील और एक रियल एस्टेट एजेंट था। ब्रायन ने हिसाब लगाया कि वो 2 साल बाद इस घर से कमाई शुरू कर सकता है। तो इस तरीके से फाइनेंशियल सिक्योरिटी ने ब्रायन की लाइफ को बेहतर बनाया था। उसे अब अपने भविष्य की कोई चिंता नहीं थी। असल में वो अपने फ्यूचर का इंतजाम करने लगा था। ब्रायन के पिछले फाइनेंशियल फैसलों ने उसे आगे बढ़ने में हेल्प करी। शुरू में उसे शर्म आती थी कि उसने अपने पैसों को ढंग से नहीं चलाया, लेकिन इसी बात ने उसे बेहतर करने के लिए इंस्पायर किया था। तो इस कहानी से इंस्पिरेशन लेते हुए अब बात करते हैं अगले चैप्टर की, जो है बेहतर मौके। यानी कि इस लाइन को हर दिन आपको दोहराना है। पैसे के लिए काम मत करो, अपने लिए पैसों से काम कराओ। जी हाँ, अगर आप नादान हैं तो ये कागज का टुकड़ा आपको गुलाम बना देता है। अगर आप डरते हैं तो भी आप इस पैसे के गुलाम बन सकते हैं। आप पैसों की कमी से डरते हैं और आपका डर आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी पाने से रोकता है। अपनी जिंदगी की डोर अपने हाथों में ले लीजिए, सोच समझकर लेकिन बड़े कदम लेने की हिम्मत कीजिए। आपको शायद वो मिल जाए जो आप चाहते हैं। जैसे कि लाइफ के बारे में स्टेसी बेकर का नजरिया बहुत ही खराब था। इस नजरिए की वजह से उनकी सोच भी बिगड़ गई थी। उन्होंने हाई स्कूल की पढ़ाई भी पूरी नहीं की। स्टेसी एक सिंगल मदर भी थी। उन्हें लगता था कि लाइफ कभी बेहतर नहीं हो पाएगी। स्टेसी को लगा कि वो इस तरह की जिंदगी में ही हमेशा के लिए फंस कर रह जाएगी। तो रिच डैड ने उनकी जिंदगी को बदल दिया। अपने ऐसे हालात के बावजूद स्टेसी ने पैसे के बारे में जिम्मेदार बनने का एक रास्ता ढूंढ लिया। वो अपने गाइड के तौर पर लगातार रिच डैड का इस्तेमाल करती थी। जैसे जैसे वक्त बीतता गया स्टेसी का कॉन्फिडेंस बढ़ता गया। उन्होंने हिम्मत से अपने लिए फाइनेंशियल फैसले किए और अब वो मेडिकल प्रैक्टिस करती है और उनके पास 2 घर भी है। तो स्टेसी की जिंदगी मुश्किलों से भरी थी। वो एक कम इनकम वाली फैमिली में पली बढ़ी थी। उनके पास जो थोड़े बहुत पैसे होते थे वो किसी तरह से जीने लायक ही थे। इससे स्टेसी का कॉन्फिडेंस टूट गया था। उन्होंने सोचा था कि वो कभी कामयाब नहीं होगी, इसलिए उन्होंने कभी कोशिश ही नहीं की। 16 साल की उम्र में वो हाई स्कूल से बाहर हो गई थी। फिर स्टेसी एक चिट्ठियों को बांटने वाली बन गई थी।
30 साल की उम्र में उन्हें पैसों की प्रॉब्लम शुरू हो गई थी। स्टेसी का एक बेटा था जिसे उन्हें बड़ा करना था, वो कर्ज में भी डूब गई थी। उनकी सैलरी मुश्किल से खाने का खर्च पूरा कर पाती थी। फिर एक दिन उन्होंने रिच डैड को पढ़ा और वो भी कैश फ्लो खेलने चली गई। इस तरीके से स्टेसी की जिंदगी बदल गई। उन्हें पता चला कि उनके लिए भी कई सारे मौके हैं। सिर्फ इसलिए कि वो गरीब थी, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि वो अमीर नहीं हो सकती। स्टेसी और उनकी एक दोस्त जो एक डॉक्टर थी, दोनों एक क्लिनिक खरीदने में कामयाब रहे। उन्हें इसे खरीदने के लिए लोन लेना पड़ा, लेकिन वे इस बिजनेस के बारे में कॉन्फिडेंट थे। उनके पास उन्हें रास्ता दिखाने के लिए रिच डैड था। उनकी हेल्प के लिए उनके पास एक वकील और एक फाइनेंशियल एडवाइजर भी था। उनकी क्लिनिक कामयाब हुई और स्टेसी अब क्लिनिक के प्रॉफिट की लगभग 75% की मालकिन है। लेकिन वो वहां पर नहीं रुकी। स्टेसी ने रियल एस्टेट की तरफ अपना रुख किया। उन्हें इसमें फायदा भी मिला, हालांकि उनके सभी बिजनेस को प्रॉफिट नहीं मिला था। स्टेसी ने और भी ज्यादा पढ़ना सीखा। उन्होंने खुद को नॉलेज से लेस कर लिया और कभी भी सीखना नहीं छोड़ा। फिर उन्हें एक टीम की जरूरत महसूस हुई। स्टेसी जानती थी कि वो ये सब अकेले नहीं कर सकती थी, और ये बात मान लेने में कोई गलती नहीं थी। कई सारे लोग इसलिए नाकाम हो जाते हैं क्योंकि वो मानने से इनकार करते हैं कि वो अकेले सब कुछ संभाल नहीं सकते। जैसा कि कहा जाता है कि कोई भी इंसान एक आइलैंड और एक द्वीप नहीं है, वो अकेला नहीं रह सकता। और इसी के साथ हम पहुंच गए हैं इस समरी के कंक्लूजन तक, यानी कि मुद्दा मामला ऐसा है कि आपने उन लोगों के बारे में जाना जिनकी जिंदगियों पर रिच डैड पुअर डैड बुक ने असर डाला था। ये सभी लोग अलग अलग बैकग्राउंड से आए थे। उन सभी को लगा था कि उनकी जिंदगी में फाइनेंशियल सिक्योरिटी नामुमकिन थी। रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी बुक और बोर्ड गेम कैश फ्लो से उन सब लोगों को गलत साबित किया। आपने जाना कि उम्र तो सिर्फ एक नंबर है। पैसों के मामले में स्मार्ट होने के लिए आप ना तो बड़े होते हैं और ना ही छोटे होते हैं। उसकी कोई उम्र नहीं होती। अपने पैसों को लेकर के समझदारी से ही आपकी जिंदगी बदल सकती है। आपने जाना कि आपने जो कुछ भी सीखा है उसकी प्रैक्टिस में बहुत ताकत है। इस बुक की कहानियों ने कैश फ्लो पर हाईलाइट किया और इस खेल ने लोगों को सिखाया कि अपने हर फाइनेंशियल फैसलों को कैसे एनालाइज करना है। आपने सीखा कि नॉलेज आपको अपने गोल के आधे रास्ते तक पहुंचा देगा, और जो लोग सीखना चाहते हैं वही लोग बेहतर होंगे। वे अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन से कभी चैन से नहीं बैठते, तो वे और भी ज्यादा पढ़ते हैं। मौके तो हर तरफ होते हैं, बस आपको पढ़ना और सुनना है। आपने अपनी तकदीर को खुद बनाने के बारे में सीखा। बिजनेस के मौके आपके पास खुद नहीं आएंगे, आपको उन्हें अपनी कोशिशों से तलाशना होगा। नॉलेज और एक्सपीरियंस हासिल कीजिए। नपा तुला रिस्क उठाने की हिम्मत रखिए। पैसों को लेकर आपकी सारी चिंताएं खत्म हो सकती है। आप इस समरी में बताए गए लोगों की तरह बन सकते हैं। पैसों के मामले में अपनी सोच बदलना शुरू कर दीजिए। अपनी फाइनेंशियल नॉलेज को बढ़ाइए और अपने हालात को बदलने के बारे में पॉजिटिव सोचिए। आप वाकई में हल्का और खुश महसूस करेंगे। इससे आपको हिम्मत मिलेगी और बढ़ावा मिलेगा। तो इसी के साथ ये समरी तो यहीं पर कंप्लीट होती है, लेकिन हमारी जो जर्नी है, यानी कि फाइनेंशियल जर्नी, वो यहाँ से शुरू होती है। और जितनी कहानियां हमने इस समरी में सुनी है, जिनके बारे में हमने जाना है, उम्मीद है कि ऐसी एक कहानी आपकी और हमारी भी होगी। तो इस जर्नी के लिए हो जाइए तैयार। और कैसी लगी आपको ये ऑडियो बुक समरी, कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा।